नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके अपने चैनल अभ्युदय क्लासेज यूपी पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे बीएड थर्ड सेमेस्टर का जो कंपलसरी सब्जेक्ट हमारा है शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आए हैं हम आपके समक्ष। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है शिक्षण की मुख्य क्रियाएं हैं। शिक्षण की मुख्य क्रियाएं कौन कौन सी हैं? तार्किक क्रियाएं भी हैं, भाषाई क्रियाएं भी हैं और चिन्ह एवं संकेत, ये तीनों शिक्षण की क्रियाएं हैं। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे बिल्कुल सत्य हो जाएगा। शिक्षण के प्रमुख स्वरूप होते हैं। कौन कौन से शिक्षण के प्रमुख स्वरूप होते हैं? इसमें भी उपर्युक्त सभी होगा। अनुदेशन होता है, प्रशिक्षण भी होता है और अनुबंधन भी होता है। शिक्षण की प्रकृति है। विज्ञान और कला दोनों इस शिक्षण और शिक्षा की प्रकृति है। जैसा कि अपने पिछले वीडियोस में भी हमने समझा था कि शिक्षा विज्ञान है या कला है, तो ये दोनों ही है। और शिक्षण की प्रकृति भी विज्ञान और कला दोनों की ही है। शिक्षण के अर्थ की प्रकृति है, प्रजातांत्रिक भी है, प्रभुत्ववादी भी है, हस्तक्षेप रहित भी है। तो इसमें भी उपर्युक्त सभी सत्य हो जाएगा बिल्कुल ही हमारा। शिक्षण का अर्थ होता है, शिक्षण का अर्थ, शिक्षण एक सामाजिक क्रिया है, प्रक्रिया है, विकासात्मक प्रक्रिया भी है और अंतः प्रक्रिया भी है। तो इसमें भी उपर्युक्त सभी सत्य हो जाएगा बिल्कुल ही। आगे देखते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। बीएड थर्ड सेमेस्टर का 16 से एग्ज़ाम है डीडीयू का। डीडीयू से संबंधित जो भी कॉलेज हैं और डीडीयू का, और जो हमारा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर है उसका 14 फरवरी से एग्ज़ाम है। तो इसे आप बस सुनेंगे, लगा कर कहीं रख भी दिए और सुनते रहें तो आपका तैयारी हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे ऐसे ही आराम से ईजिली, ठीक है। तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलेंगे। अभी देखते हैं आगे हम। शिक्षण की मुख्य अवस्था होती है, ये भी शिक्षण की मुख्य अवस्था में भी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। पूर्व क्रियाएं, अंतिम क्रियाएं और अंतः क्रियाएं, ये हम सभी को पता है। शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती है। पूर्व क्रिया होती है, अंतः क्रिया जो शिक्षण कक्षा के दौरान होता है, और मध्य क्रिया मतलब अंत और मध्य यही होगा। और अंतिम क्रिया जो ये कार्य वगैरह देते हैं, मूल्यांकन वगैरह करते हैं, वो किस में आता है? वो अंतिम क्रिया में आता है। तो इसमें क्या होगा? ये तीनों अवस्थाएं बिल्कुल सत्य हैं। शिक्षण की अवस्थाओं को विकसित किया किसने किया? डब्ल्यू जैक्सन ने किया। शिक्षण के रूप हैं अनुदेशन, प्रतिपादन, प्रशिक्षण, तीनों ही शिक्षण के रूप है। उपर्युक्त सभी सही होगा। शिक्षण में पृष्ठपोषण दिया जाता है। तृतीय अवस्था में पृष्ठपोषण दिया जाता है। पृष्ठपोषण अर्थात कि फीडबैक, ठीक है। शिक्षण की अवस्थाएं होती हैं, अभी हमने ऊपर समझा कितनी होती हैं? 3 होती हैं। शिक्षण की प्रमुख क्रिया है, प्रदर्शन भी है, क्रियान्वयन भी है, प्रस्तुतिकरण भी है। ये तीनों शिक्षण की प्रमुख क्रियाएं हैं। इसमें उपर्युक्त सभी सत्य होगा। शिक्षण की मुख्य क्रियाएं होती हैं, 3 होती हैं। शिक्षण के मुख्य स्वरूप होते हैं। शिक्षण के मुख्य स्वरूप कितने होते हैं? 4 होते हैं। शिक्षण का मुख्य स्तर है। शिक्षण का मुख्य स्तर हम सभी को पता है, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। ये तीनों ही शिक्षण के स्तर हैं। उपर्युक्त सभी बिल्कुल सत्य होगा। शिक्षण का चर है, छात्र भी है, शिक्षक भी है और पाठ्य वस्तु भी हमारा शिक्षण का चर है। इसमें भी उपर्युक्त सभी सत्य होगा। देखिए ये जो हमारा सीरीज है, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। अब अगर आपको नहीं पता होगा, भूल गए होंगे, मान लीजिए हम मान रहे हैं कि आप कक्षा में पढ़े होंगे, क्लास में पढ़े होंगे शिक्षण के मुख्य स्तर, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, और अभी आप भूल रहे हैं, तो आप यहाँ पे उपर्युक्त सभी जब देखेंगे, इन तीनों ऑप्शन को देखेंगे तो आपको ऐसे ही याद होता चला जाएगा। तो ये रिवीजन क्लास ही मान कर चलिए। अगला देखते हैं हम। छात्रों की बुद्धि की भूमिका नगण्य होती है। किसमें होती है? चिंतन स्तर में होती है। बोध स्तर के शिक्षण का विकास किया किसने किया? मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण का विकास किया। चिंतन शिक्षण स्तर का विकास किया, ये हंट ने किया था। चिंतन शिक्षण स्तर का विकास, ठीक है। आगे देखते हैं। अधिक अर्थपूर्ण शिक्षण का स्तर है, चिंतन स्तर है। अधिक अर्थपूर्ण चिंतन शिक्षण का स्तर। हर्बर्ट का पंचपदी प्रणाली का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? स्मृति स्तर में। सृजनात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है, चिंतन स्तर में सृजनात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। समस्यात्मक परिस्थितियों का उपयोग किया जाता है, ये भी चिंतन स्तर ही। इसका भी आंसर बिल्कुल सही होगा। चिंतन स्तर में समस्यात्मक परिस्थितियों का उपयोग किया जाता है। स्मृति स्तर शिक्षण के प्रवर्तक माने जाते हैं, हर्बर्ट माने जाते हैं। बोध स्तर के मॉरिसन और हंट चिंतन स्तर के, ठीक है। स्मृति स्तर के हर्बर्ट को याद रखिएगा, इनका पंचपदीय प्रणाली भी पूछता है एग्जाम में, ठीक है।
शिक्षण का प्रारंभिक स्तर है। स्मृति स्तर शिक्षण का प्रारंभिक स्तर होता है, प्रथम स्तर होता है। किसके अनुसार सीखे हुए अनुभवों के सीधे उपयोग को स्मृति कहते हैं। वुडवर्थ के अनुसार सीखे हुए अनुभवों के सीधे उपयोग को स्मृति कहते हैं। स्मृति की अवस्था है उपर्युक्त जो तीनों है, उपर्युक्त सभी तीनों जो है प्रत्यास्मरण, पहचान, अधिगम धारणा, ये स्मृति की अवस्था है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिमान के प्रारूप का सोपान है। इसमें भी उपर्युक्त सभी ही होगा। सामाजिक प्रणाली भी होता है, मूल्यांकन प्रणाली भी होता है, उद्देश्य और संरचना ये अलग अलग होते हैं। इसमें यहाँ पे एक ही में दिया हुआ है। उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन ये होते हैं जो हमारे चारों हैं स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिमान के प्रारूप या का सोपान। ठीक है, इसमें उपर्युक्त सभी होगा। स्मृति स्तर के शिक्षण में किसके द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। इसमें भी उपर्युक्त सभी होगा। संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, उद्दीपन, अनुक्रिया। ठीक है। हर्बर्ट ने स्मृति के शिक्षण की व्यवस्था को कितने पदों में बांटा है। 5 पदों में बांटा है, जैसा कि हर्बर्ट के पंचपदीय प्रणाली के नाम से जानते हैं हम। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का पहला पद कौन सा है। पहला पद प्रस्तावना है, तैयारी एवं प्रस्तावना, हर्बर्ट का पंचपदीय का पहला पद। ठीक है। अच्छे शिक्षण की विशेषता है, क्या है अच्छे शिक्षण की, ये चारों विशेषताएं हैं। जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होता है, वातावरण के अनुकूलन भी करता है, समायोजन करने के लिए हमें मदद करता है होता है, और सहयोग पर भी आधारित होता है। इसमें क्या होगा, इसमें भी उपर्युक्त सभी बिल्कुल सत्य होगा। आगे देखते हैं। इसमें जो है हमारे पांचों यूनिट से संबंधित क्वेश्चन है। जो हमारे 5 यूनिट होते हैं एक सब्जेक्ट में, पांचों से इसमें क्वेश्चन है, तो इसीलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। शिक्षण का चरण है अंतःक्रिया, पूर्व क्रिया, उत्तर क्रिया, तीनों चरण है। अभी हमने ऊपर समझा था। शिक्षण के अंतःक्रिया चरण में कौन सी क्रिया सम्मिलित है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया सम्मिलित है। शिक्षण के पूर्व क्रिया चरण के में कौन सी क्रिया सम्मिलित है। अब अंतःक्रिया का हमने देख लिया, क्रिया तथा प्रतिक्रिया सम्मिलित है। अब पूर्व क्रिया चरण में कौन सी क्रिया सम्मिलित है पूछ रहा है, तो इसमें उपर्युक्त सभी सत्य होगा। ठीक है। शिक्षण के उत्तर क्रिया चरण में किस क्रिया पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें भी ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सत्य हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसमें भी उपर्युक्त सभी नंबर जो ऑप्शन 4 है हमारा बिल्कुल सत्य है। मॉरिसन के अनुसार बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रारूप का पक्ष है, क्या है उद्देश्य, संरचना, मूल्यांकन प्रणाली, सामाजिक प्रणाली, ये तीनों ही सत्य हैं। उपर्युक्त सभी इसका भी आंसर हो जाएगा। मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण की व्यवस्था को कितने सोपानों में बांटा है। 5 सोपानों में बांटा है। शिक्षण चरों का कार्य है, मूल्यांकन करना भी है, उपचार करना भी है, निदान करना भी। उपर्युक्त सभी इसमें भी सत्य होगा। किसके अनुसार शिक्षण सिद्धांत शिक्षण की सामान्य विधि की व्याख्या करता है। ब्रूनर के अनुसार शिक्षण सिद्धांत शिक्षण की सामान्य विधि की व्याख्या करता है। शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। यह कथन किसका है। यह कथन बीओ स्मिथ का है। अब आप परिभाषाओं को, जैसा कि 2 बार एग्जाम दे चुके हैं आप, हमको पता है 3rd सेमेस्टर में आ गए हैं, तो आपको पता है कि परिभाषाएं जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, मुख्यतः परिभाषाएं पूछी जाती हैं, तो परिभाषाओं पर थोड़ा गौर फरमाएंगे। अभी आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, शिक्षण द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति संभव है। इसमें उपर्युक्त सभी होगा। ज्ञानात्मक, भावात्मक, प्रयोगात्मक या क्रियात्मक इसे कहते हैं। तो ये शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। इसमें उपर्युक्त सभी सत्य है। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है आगमन विधि का सिद्धांत, ये शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, शिक्षण के दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया। ये सुकरात महोदय ने किया। शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत हैं, क्रियाशीलता का सिद्धांत भी है, मनोरंजन का सिद्धांत भी है, उद्देश्य निर्धारण का भी सिद्धांत है। उपर्युक्त सभी बिल्कुल सत्य है। शिक्षण का अधिगम आधारित विशिष्ट सिद्धांत है। कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। आत्मीयता का सिद्धांत, स्वाभाविक क्रम का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, इसमें भी उपर्युक्त सभी बिल्कुल सही होगा। शिक्षण प्रक्रिया में किसका भली भांति ध्यान रखना चाहिए। किसका भली भांति ध्यान रखना चाहिए। छात्रों की सक्रिय सहभागिता का भली भांति शिक्षण प्रक्रिया में ध्यान रखना चाहिए। जिस शिक्षण स्तर के में संचार प्रक्रिया बहुत ही उच्च स्तर पर सक्रिय और परस्पर संवेदात्मक होती है, क्या होती है, चिंतन स्तर में होती है। चिंतनशील शिक्षण स्तर की पहचान क्या है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सत्य है, स्पष्ट, व्यवस्थित और अच्छी तरह से संरचित विषय वस्तु। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम है, क्या है, अभ्यास का भी है, प्रत्यक्षीकरण का भी है और क्रियाशीलता का भी है। इसमें भी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं अपना
अर्धशतक पे 50वें क्वेश्चन पे हम अपने आ गए हैं। मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत को दिया, शिव के मित्रा ने मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत को दिया। अब ये नाम आप अवश्य याद रखेंगे। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। शगुन के 91वें क्वेश्चन पे आते हैं हम। चिंतनशील स्तर पर शिक्षण के आयोजन के लिए बुनियादी आवश्यकताएं क्या हैं? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, छात्रों द्वारा समस्याओं और उनके समाधानों का पता लगाने और समझाने में मदद करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस स्तर के शिक्षण को खोजपूर्ण समझ के रूप में भी नामित किया जाता है? चिंतनशील स्तर के शिक्षण को। शिक्षण सीखने की और सिखाने की प्रक्रिया एक यात्रा है। क्या है? उपर्युक्त सभी बिल्कुल सत्य है। ठोस से अमूर्त, सरल से कठिन, अज्ञात के लिए जाना जाता है। उपर्युक्त सभी बिल्कुल सत्य है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कौन आश्रित चर है? छात्र आश्रित चर होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किसके संदर्भ में किया जाना चाहिए? किसके संदर्भ में शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किया जाना चाहिए? छात्रों के सीखने के परिणाम में। ठीक है, इसमें ऑप्शन जो ग है हमारा बिल्कुल सही है। 57 क्वेश्चन पे आते हैं हम। निम्न में कौन सी एक छोटी शिक्षण स्थिति है? सूक्ष्म शिक्षण क्या होती है? इसे इसका नाम ही है जैसे सूक्ष्म, माइक्रो टीचिंग। ठीक है, किस स्तर के शिक्षण में निचले स्तर के अधिगम के परिणामों को ध्यान केंद्रित किया जाता है? स्मृति स्तर के शिक्षण में। निम्न में से कौन शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? पास से दूर की ओर बढ़ना, सरल से जटिल हम लोग को पता है शिक्षण का सिद्धांत है। जटिल से अमूर्त की ओर बढ़ना, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ना, ये सारे शिक्षण सिद्धांत होते हैं, पर पास से दूर जाने वाला कोई सिद्धांत है ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्मृति स्तर शिक्षण को प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है? अभ्यास एवं पुनरावृत्ति द्वारा। निम्न में कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? त्रिभेदीकरण स्तर बिल्कुल भी नहीं है। जो स्तर है यही तीनों है, स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, चिंतनशील स्तर। इसे चिंतन स्तर या चिंतनशील स्तर भी कहीं कहीं लिखा मिल जाता है आपको। तो ये तीनों स्तर आप ध्यान में रखेंगे, ये कोई भी स्तर नहीं है भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के स्मृति स्तर को सफल बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उपर्युक्त ये तीनों कार्य करने चाहिए। इसे आप पढ़ लेंगे, ध्यान में रखेंगे एक बार। स्मृति स्तर की विशेषता है, कौन सी है विशेषता? पहला है शिक्षक प्रधान, छात्र गौड़। रटना स्मृति की प्रधानता, मूल्यांकन में तथ्यात्मक प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति आदि का प्रयोग, ये तीनों इसकी विशेषता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा घटक बोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? बोध स्तर के शिक्षण में अन्वेषण शामिल है। स्मृति स्तर से लेकर चिंतनशील स्तर तक शिक्षण अधिगम की स्थितियों को देखने के लिए अबाध क्रम की विशेषता हो सकती है। यह किसके द्वारा विकसित हुआ? यह मॉरिस एल विगी के द्वारा विकसित हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा यूनिट 1। यूनिट 1 यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट हो गया। यूनिट 1 से जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी हमने डिस्कस कर लिया, सभी हमने पढ़ लिया। अब आता है हमारा यहाँ पे यूनिट 2। तो आप क्या चाहते हैं कि अगला जो यूनिट 1 2 3 4 5 हमारे 5 यूनिट हैं, तो इसके अलग अलग वीडियोज़ बनाए कि इसी वीडियोज़ में ये यूनिट पाँचों यूनिट को समझ लिया जाए। मुझे लगता है ये पहला जो है हमारा, इसमें लगभग कितने क्वेश्चन थे? इसमें लगभग 65 क्वेश्चन थे। तो हमारा काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, काफ़ी लंबी हो भी गई होगी, जिससे आपको भी दिक्कत होगी, आप भी बोर हो जाएंगे लगातार। अगर 1 घंटे की वीडियो बन जाती है तो लगातार 1 घंटे की वीडियो देखते देखते बोर हो जाएंगे। तो इसीलिए इसे क्या करते हैं, यूनिट 1 2 3 4 5 में लाते हैं। ठीक है, वीडियोज़ को ऐसे सीरीज़ में लाते हैं। ठीक है, सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना है। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम समझेंगे यूनिट 2 का जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।